हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल डीएलएड वाला में। और दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपके लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं यूपी डीएलएड के थर्ड सेमेस्टर के मॉडल पेपर को। सब्जेक्ट है आपका शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार, जो कि आपका सेकेंड पेपर होता है। ये आपका 2 घंटे का पेपर होता है, जिसमें आपको ये 50 अंक का क्वेश्चन पेपर मिलता है पेपर को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए, सबसे पहले इसमें आपको बहुविकल्पीय यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे। आगे वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि इस पीडीएफ फाइल यानी कि मॉडल पेपर को आप कहाँ से और कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसके साथ और भी बताएंगे हम आपको कि इससे पहले भी हमने आपको 3-3 मॉडल पेपर सभी सब्जेक्ट के दे दिए हैं। ठीक है, कितने? 3-3 मॉडल पेपर सभी सब्जेक्ट के दे दिए हैं, जिसकी प्लेलिस्ट भी बनाकर हमने आपको दे दी है। इसी यूट्यूब चैनल पर जाइए और प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मॉडल पेपर की प्लेलिस्ट। ठीक है, यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मॉडल पेपर की जो प्लेलिस्ट है उसमें आप देख लीजिए, सारे मॉडल पेपर की क्लासेस आपको लगातार दे दी गई। आपको पता ही होगा नेक्स्ट मंथ आपकी परीक्षा होने जा रही है। परीक्षा फॉर्म आपने भर दिया होगा, अब समय बचा हुआ है ही नहीं बिल्कुल भी। तो जल्द से जल्द आप तुरंत अपना जो यहाँ पर तैयारी है वो अच्छे से कर लीजिए। और बहुत जल्द 1 वीक के अंदर आपकी एग्जाम स्कीम भी जारी होने जा रही है, जिसमें आपको एग्जाम डेट कंफर्म हो जाएगी कि इस डेट में आपकी परीक्षा इस सब्जेक्ट की होगी। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 1 बताया जा रहा है कि उससे अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम बताइए जो पोलियो ग्रस्त थे। ठीक है, उस अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम बताइए जो पोलियो ग्रस्त थे। तो आप बताएंगे कि उस अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम क्या था? रूजवेल्ट। क्या था? रूजवेल्ट। प्रश्न संख्या 1 का राइट आंसर आप लगाइएगा। प्रश्न संख्या 1 का राइट आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन सी। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, प्रश्न संख्या आपका 2, सिरबल दोष। सुनने में यदि कोई समस्या होती है बालकों को तो सिरबल दोष कहा जाता है। सिरबल दोष से ग्रस्त बच्चों में दोष हो सकता है। ठीक है, कैसा हो सकता है आपको बताना होगा। सूचनाओं का, तथ्यों के व्यवहारिक प्रयोग का, तथ्यों के विश्लेषण का, या फिर उपर्युक्त सभी का। ठीक है, तो सिरबल दोष से ग्रस्त बच्चों में ये सभी तरह का जो दोष है वो हो सकता है। यदि सुनने में कोई भी कठिनाई होगी तो सूचनाएं प्राप्त करने में भी कठिनाई होगी। ठीक है, तथ्यों के व्यवहारिक प्रयोग में भी कठिनाई हो सकती है, तथ्यों के विश्लेषण में भी कठिनाई हो सकती है। तो उपर्युक्त सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम यहाँ पर बढ़ रहे हैं। प्रश्न संख्या आपका 3, इसमें आपसे ये पूछा जा रहा है कि विद्यालय में हास्य अवरोध की समस्या को रोकने में प्रमुख रूप से सहायक है। ठीक है, विद्यालय में हास्य अवरोध की समस्या को रोकने में प्रमुख रूप से सहायक है। कौन सहायक है? निर्देशन एवं परामर्श। ठीक है, क्या? निर्देशन एवं परामर्श। प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 4 आपके सामने स्क्रीन पर है, प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो आप बताएंगे कि प्रतिभाशाली बच्चों की जो बुद्धि लब्धि है वो 140 से ज़्यादा होती है। इनका जो IQ लेवल है वो 140 से ज़्यादा होता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न संख्या आपका 5, आप बताएंगे कि मन विश्लेषण विधि के जनक हैं। ठीक है, कौन? मन विश्लेषण विधि के जनक कौन है? तो ये आपको बताना है। तो मन विश्लेषण विधि के जनक कौन है? फ्रायड। ठीक है, कौन? सिगमंड फ्रायड। ठीक है, प्रश्न संख्या 5 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, इसी के साथ बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या आपका 6, इसमें आपसे ये पूछा जा रहा है कि मापन के निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है, ये कथन किसका है? तो आप बताएंगे ये जो कथन है ये SS स्टीवेंस का है। किसका है? SS स्टीवेंस का। प्रश्न संख्या 7 आपके सामने स्क्रीन पर है, प्रोफेसर स्टीफन M कोरे की किताब कौन सी है, यानी कि पुस्तक कौन सी है? प्रश्न संख्या 7 का राइट आंसर आप बताएंगे इम्प्रूव स्कूल प्रैक्टिसेस। इम्प्रूव स्कूल प्रैक्टिसेस ये स्टीफन M कोरे की पुस्तक का नाम है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8 आपके सामने स्क्रीन पर है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि शैक्षिक उद्देश्य के अंग हैं। शैक्षिक उद्देश्य के कौन कौन से अंग हैं? तो आप बताएंगे कि बालक, समाज, विषय वस्तु, ये सभी शैक्षिक उद्देश्य के अंग हैं, यानी कि उपर्युक्त सभी जो है वो प्रश्न संख्या 8 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उपर्युक्त सभी जो हैं उस शैक्षिक उद्देश्य के अंग हैं। इसी के साथ बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 9 आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। इसमें आपसे ये पूछा जा रहा है कि मूल्यांकन का पक्ष है। मूल्यांकन का पक्ष कौन सा है? तो आप बताएंगे संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, कौशलात्मक पक्ष, ये तीनों ही आपके मूल्यांकन के पक्ष हैं। तो आप उपर्युक्त सभी पर टिक लगाना है आपको। किस पर? उपर्युक्त सभी जो हैं वो मूल्यांकन के पक्ष हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या है आपका 10 में आपसे पूछा रहा है कि क्रियात्मक शोध का प्रथम चरण कौन सा होता है? जो क्रियात्मक शोध किया जाता है उसका पहला चरण कौन सा, फर्स्ट स्टेप्स कौन सी है? तो आप बताएंगे कि समस्या की पहचान करना ही क्रियात्मक शोध का प्रथम चरण माना गया है। ठीक है, प्रश्न संख्या 10 का राइट आंसर आप लगाइएगा ऑप्शन ए। ठीक है, प्रश्न संख्या आपका 11, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि ECEC का पूरा नाम क्या है? ठीक है, EC, ठीक है, EC
ठीक है। इसका पूरा नाम क्या है ये यहाँ पर आपसे पूछा गया है, ठीक है। प्रश्न संख्या आपका 11। तो इसमें आप बताएंगे कि विशिष्ट बच्चों की शिक्षा केंद्र, ठीक है, ईसीसी का पूरा नाम क्या है, विशिष्ट बच्चों के शिक्षा केंद्र, इसी को क्या शॉर्ट में कहा जाता है, ईसीसी इंग्लिश में, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, प्रश्न संख्या आपका 12। इसमें आपसे पूछा जा रहा है प्रश्न संख्या 12, अच्छी निर्देशन सेवा होती है। तो आप बताएंगे कि अच्छी निर्देशन सेवा कैसी होती है, जो बाल केंद्रित हो, कैसी हो, बच्चों को ध्यान में रखकर केंद्र में रख करके दी जाए निर्देशन, वही निर्देशन सेवा अच्छी होती है जो विभिन्न बच्चों को यहाँ पर केंद्र में रखा जाए, ठीक है। इसके बाद प्रश्न संख्या आपका 13। इसमें आपसे पूछा रहा है कि अस्थि बाधितों हेतु संस्थान जो है वो कहाँ पर स्थित है, अस्थि बाधितों हेतु, ठीक है, जिन्हें चलने फिरने में कोई कठिनाई होती है, हाथ पैर से कोई प्रॉब्लम है, तो उनके लिए संस्थान है वो कहाँ पर स्थित है। तो आप बताएंगे नई दिल्ली में। कहाँ पर, नई दिल्ली में। प्रश्न संख्या 13 का राइट आंसर आप लगाइएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 14 आपके सामने स्क्रीन पर है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि भारत सरकार स्वयंसेवी संस्थाओं को कितने प्रतिशत अनुदान देती है। तो आप बताएंगे कि भारत सरकार स्वयंसेवी संस्थाओं को 90% तक अनुदान देती है। प्रश्न संख्या 14 का राइट आंसर ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 15 आपके सामने स्क्रीन पर है। इसमें आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए वंचित होना निम्न स्तरीय जीवन दशा या अलगाव को घोषित करता है, जो कि कुछ व्यक्तियों को उनके समाज की सांस्कृतिक उपलब्धियों में भाग लेने से रोक देता है। ये जो कथन है ये किसका है, यहाँ पर एक ये कथन दिया हुआ है, ठीक है, इसे आप पढ़िएगा। और पूछा गया आपसे कि ये कथन किसका, तो आप बताएंगे ये जो कथन है ये बॉलमैन का। किसका है ये कथन, बॉलमैन का, ठीक है। अगले प्रश्न को हम यहाँ पर बढ़ रहे हैं और यहाँ से अब आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो चुके हैं। वीडियो की स्टार्टिंग में हमने आपको जानकारी दे दी कि आगे मैं आपको बताऊंगा कि इस पीडीएफ फाइल मॉडल पेपर को आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इस पीडीएफ फाइल मॉडल पेपर को आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप से, और टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दे दी गई है, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दे दी गई है, तो वहाँ से जाकर आप इस मॉडल पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अदर जितनी भी मॉडल पेपर हैं सारी चीज़ें आपको उसी टेलीग्राम ग्रुप पर उपलब्ध करा दी गई, ठीक है। सबसे पहला प्रश्न अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का, मंदबुद्धि बालकों के शिक्षक के 2 गुण बताइए। तो ये प्रशिक्षित होने चाहिए और धैर्यशील होने चाहिए, ठीक है। जो शिक्षक मंदबुद्धि बालकों को शिक्षा देते हैं वो शिक्षक कैसे होने चाहिए, प्रशिक्षित होने चाहिए, उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया हो, इसके अलावा वो धैर्यशील होने चाहिए, ठीक है। प्रश्न संख्या 17, सामुदायिक सहभागिता से क्या तात्पर्य है। तो सामुदायिक सहभागिता का अर्थ विद्यालयों की योजनाओं और प्रबंधन में माता पिता और समुदाय के सदस्यों की सहभागिता से है, ठीक है। प्रश्न संख्या आपका 17, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि प्रश्न संख्या आपका 18, इसमें पूछा जा रहा है कि रेवेन्स प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स क्या है, ठीक है। तो रेवेन्स प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स परीक्षण में अनेक मैट्रिसेज हैं जो एक दूसरे से अधिक कठिन होती हैं। ये रेखागणितीय आकृति और डिजाइन में होती हैं। 1956 के परीक्षण में संशोधित संस्करण में 5 भाग हैं, प्रत्येक भाग में 12 पद रखे गए हैं, ठीक है। तो इसके बाद प्रश्न संख्या आपका 19, इसमें पूछा जा रहा है कि साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू से क्या आस है। ये एक क्रियात्मक शोध का एक उपकरण है, ये एक प्रकार की मौखिक प्रश्नावली है। इसमें क्या होता है, इंटरव्यू में आपने देखा होगा मौखिक प्रश्नावली करते हैं, मौखिक प्रश्न करते हैं, ठीक है। जो भी इंटरव्यू लेता है व्यक्ति और जो व्यक्ति इंटरव्यू देने आता है उससे मौखिक प्रश्न किया जाता है, ठीक है। तो इस विधि में शोधकर्ता और साक्षात्कारदाता, ठीक है, आमने सामने बैठकर जानकारी का आदान प्रदान करते हैं। प्रश्न संख्या आपका 20, मूल्यांकन को परिभाषित कर दीजिए। तो मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह निर्णय किया जाता है कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है अथवा नहीं, ठीक है। आप किसी चीज़ का मूल्यांकन करते हैं किसी बालक का, तो उससे यही ज्ञात होता है कि उसने कहाँ तक सीखा है, कितना सीखा है, क्या गलतियाँ कर रहा है, यही सब मूल्यांकन को परिभाषित कर सकते हैं, ठीक। इस तरह से आप प्रश्न संख्या आपका 21, इसमें पूछा जा रहा है कि सृजनात्मकता के प्रमुख तत्व बताइए। तो सृजनात्मकता के प्रमुख तत्व हैं मौलिकता, व्यवहार क्षमता, लचीलापन, विस्तार की क्षमता, पुनः परिभाषीकरण, समस्या की अनुभूति, ये सब सृजनात्मकता के प्रमुख तत्व बताए गए हैं। प्रश्न संख्या 22, परीक्षण में वैधता से क्या अभिप्राय है। तो परीक्षण में वैधता से आशय है उस कार्यकुशलता से जिससे वह परीक्षण उस तथ्य का मापन करता है जिसके लिए वह बनाया गया है, ठीक है। इसके बाद प्रश्न संख्या आपका 23, इसमें आपसे पूछा जा रहा है सतत मूल्यांकन का आशय बताइए। तो सतत मूल्यांकन से आशय उस मूल्यांकन से है जो सीखने सिखाने के साथ साथ चलता रहता है, जिससे छात्र के अनुभवों और व्यवहार में होने वाले परिवर्तन का लगातार मूल्यांकन होता रहे। इसके बाद प्रश्न संख्या 24 से आपका अधिगम अक्षमता वाले बालकों के 2 प्रकार बताइए। तो अधिगम अक्षमता हो सकती है जिसमें एक डिस्लेक्सिया है, ठीक है, और दूसरा आपका डिस्कैल्कुलिया, ठीक है। ये अधिगम अक्षमता के प्रकार हैं, ठीक है। तो इसके बाद आपका प्रश्न संख्या आपका 25, और इसमें आपसे पूछा रहा है कि लिखित परीक्षा की उपयोगिता लिखिए, ठीक है। जो लिखित परीक्षा होती है उसकी क्या उपयोगिता है, और लिखित परीक्षा की उपयोगिता यहाँ बताई गई है। इसके द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति के स्तर का पता चल जाता है कि बालक क्या कहना चाहता है। लिखित परीक्षा के द्वारा छात्र के भाषा ज्ञान की जानकारी प्राप्त होती है कि वो किस तरह की लैंग्वेज में यहाँ पर लिख रहा है। लिखित परीक्षा के द्वारा प्रस्तुतिकरण की शैली का ज्ञान भी हो जाता है। तो ये लिखित परीक्षा की उपयोगिताएं हैं या विशेषताएं भी आप कह सकते हैं।
प्रश्न संख्या आपका 26, मौखिक अभिव्यक्ति के साधन कौन कौन से हैं? तो भाषा हो गया, ठीक है, व्याकरण हो गया, बोली, ये सब मौखिक अभिव्यक्ति के ही साधन है। प्रश्न संख्या आपका 27, उपचारात्मक शिक्षण की कोई दो विधियां लिखिए। तो छात्रों की त्रुटियों एवं कमियों को समय समय पर शुद्ध करना, ठीक है। इसके अलावा प्रत्येक छात्र के अधिगम संबंधी दोषों पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना, उपचारात्मक शिक्षण की यही विधियां बताई गई हैं। प्रश्न संख्या आपका 28, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि भाषाई कौशल से आप क्या समझते हैं? तो भाषा कौशल से हमारा तात्पर्य बालक के भीतर विभिन्न भाषाई कौशलों या भाषा संबंधी दक्षताओं का विकास करने से। बालक के जीवन में जितना महत्व भाषा का है उतना महत्व अन्य किसी वस्तु का नहीं है। अतः बालक के भीतर भाषा संबंधी कौशल जैसे कि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना आदि का विकास करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। ये सारे के सारे भाषा के कौशल कहे जाते हैं, सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना, ठीक है। प्रश्न संख्या आपका 29, इसमें पूछा जा रहा है कि दक्षता आधारित मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं? तो दक्षता आधारित मूल्यांकन में छात्र ने किसी कार्य को कितनी श्रेष्ठता से पूरा किया है, इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाता है। प्रश्न संख्या आपका 30, इसमें आपसे ये पूछा जा रहा है कि निरीक्षण प्रणाली में सुधार के कोई दो सुझाव दीजिए, ठीक है। निरीक्षण प्रणाली में सुधार के कोई दो सुझाव दीजिए। तो निरीक्षण जो है वो सतत होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा निरीक्षण केवल बाह्य रूप में ना हो बल्कि आंतरिक स्थितियों का भी होना चाहिए। यहाँ से अब आपके ये लघु उत्तरीय प्रश्न है, कैसे, ये आपके अब लघु उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है। नीचे आपके लघु उत्तरीय प्रश्न आ जाते हैं, ये आपके लघु उत्तरीय प्रश्न है, इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। ये लघु उत्तरीय प्रश्न इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। इस मॉडल पेपर पीडीएफ फाइल को आप डाउनलोड कर लीजिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे दी गई है। ये नीचे आपके आंसर की दी हुई है, ठीक है। चाहे तो इससे भी आप आंसर को मिला सकते हैं। बाकी यहाँ पर ये आपके लघु उत्तरीय प्रश्न दिए हुए हैं, ठीक है। बाकी इस क्लास को शेयर जरूर कर दीजिए फ्रेंड्स के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस।